हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये लिखा किसने? नेल्सन रोहिलाल मंडेला ने, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सो यहाँ पे हम एक फर्स्ट फोटो देखेंगे नेल्सन मंडेला की। दिस इज हाउ ही लुक्ड एंड देन वील स्टार्ट विद द चैप्टर। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट, मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में ही एक बुक लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक पूरी बुक लिखी थी, तो उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। तो नेल्सन मंडेला जो है वो एक हिस्टोरिक ओकेजन की बात करते हैं। वो ओकेजन क्या था? द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत होना, किसी चीज को शुरू करना। तो बट हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में कि व्हाट माइट द ओकेजन बी। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपार्थीड मूवमेंट। कि अपार्थीड क्या होता था? एक टाइम होता था जब white people and black people, like there was a discrimination between people on the basis of their skin tone. तो जो अमेरिकन्स होते थे उनकी स्किन वाइट होती थी और जो अफ्रीकन्स होते थे उनकी स्किन बिल्कुल उनकी डार्क होती थी कंपैरेटिवली। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। लोगों को कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कुछ अमेनिटीज़ यूज़ नहीं करी दी जाती थी। जैसे कुछ बार्स में वो जाके बैठ नहीं सकते, कुछ सीट्स सिर्फ वाइट पीपल के लिए होगी। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। तो अबॉलिश करना होता है, जैसे मतलब किसी चीज को खत्म करना। तो अबॉलिश किया गया था अपार्थीड को। तो इसमें नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। 10th में dawned bright and clear। तो हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इट्स टॉकिंग अबाउट द डे जिस दिन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। तो उस दिन बहुत ही क्लियर और ब्राइट सा दिन था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders। तो बोलते कि पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत ही प्लेजेंटली, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उन्हें कि उनको सराउंड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा डिग्निटरीज, मतलब बड़े बड़े लोग और वर्ल्ड के लीडर्स के साथ उनको बहुत ही ज़्यादा आना जाना हो रहा था, उनके साथ मिलना जुलना हो रहा था। Who were coming to pay their respects before the inauguration। तो वो अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए आए थे उनके पास इनॉग्रेशन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो ये जो inauguration होने वाली थी उसमें सबसे बड़ा gathering होने वाला था इस बार of international leaders, कि सिर्फ एक कंट्री के लीडर नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के, नेशंस के लीडर्स आने वाले थे। और वो भी होने वाला था inauguration कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो जो इनका सेरेमनीज थी वो सब कहाँ पे होने वाली थी? प्रेटोरिया में एक एम्फी थिएटर था विच वॉज बिल्ट विथ सैंडस्टोन। तो एक मिट्टी होती है सैंडस्टोन, उससे बना था। और बनवाया किसने था? द यूनियन बिल्डिंग्स ने। और ये हुआ सब कुछ प्रेटोरिया में। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो ये सीट यूजुअली होती थी वाइट सुप्रीमेसी की। यहाँ पे कुछ भी होता तो हमेशा वाइट सुप्रीमेसी वाली चीजें हो रही होती थी, मतलब वाइट पीपल को सुप्रीम दिखाया जाता था हमेशा वहां पे। मतलब अगर कुछ भी होता तो सिर्फ वाइट पीपल वहां जाते थे। यहाँ पे एम्फी थिएटर का हमें साइड में मीनिंग दिया हुआ है, वो देख लेते एक बार। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। तो जो ये एम्फी थिएटर होता है बेसिकली वहाँ पे वो क्लोज्ड स्पेस नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स होते हैं, रूफ नहीं होता वहाँ पे, मतलब छत नहीं होती वहाँ पे, बस सीट्स होती है जो ऐसे स्टेप्स में होता है। तो ये एक्चुअली में एक एंशियंट ग्रीस और रोम का टिपिकल स्टाइल है। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मतलब यहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल को ऑनर किया जाता था, वहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ होता रहता था, ज्यादा कुछ होता नहीं था फॉर ब्लैक पीपल। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। बट आज वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल नहीं है, आज हर कलर के लोग वहाँ पे दिख रहे हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आज पहली बार साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा है कि हम वहाँ पे रेस नहीं देखेंगे, इंसान का जात पात नहीं देखेंगे। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होगा? कि सभी का से होगा कि तुम्हारा लीडर कौन बन रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू डिसाइड, इट्स गोइंग टू बी द होल कंट्री। सबके वोट्स जाएंगे, अकॉर्डिंगली जो भी प्रेसिडेंट होगा वो बनेगा। और इस दिन प्रेसिडेंसी किसको मिल रही थी? नेल्सन मंडेला को। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। तो नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है जिनका नाम था जिनानी, वो भी उनको उस दिन साथ में अकम्पनी करने आई थी, मतलब उनको भी सब कुछ पूरा सेरेमनीज वगैरह देखना था, तो वो भी थी वहां पे। ऑन द पोडियम मिस्टर
डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो एक इंसान थे जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, तो उनको सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया। सो दैट उनका जो अनाउंसमेंट था पहले वो हुआ। उसके बाद देन थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president। उसके बाद थाबो म्बेकी को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनवाया फर्स्ट। तो ये वाली अनाउंसमेंट भी हो गई अब। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution। तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है प्लेज करने की, तो वो obey करते हैं। प्लेज में अपने बोलते हैं, मतलब जो एक ओथ लेते हैं उसको कहते हैं प्लेज लेना। तो उसमें वो obey करते हैं और बोलते हैं कि वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि उनका जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको मजबूती के साथ खड़ा रखेंगे एंड अच्छे से उसको चलाएंगे आगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग, और वो अपने आप को डिवोट कर देंगे कम्प्लीटली अपने कंट्री के लिए, बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि जो उनकी जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसके टुवर्ड्स जितने भी लोग हैं उनको वो डिवोट कर देते हैं खुद को, कि अब वो उनकी सर्विस में जिएंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और फिर उन्होंने एक स्पीच दी। उन्होंने बोला, जो गेस्ट्स आए हुए थे, असेंबल हुए थे, मतलब वहाँ पे लाइन में खड़े थे उनकी स्पीच सुनने के लिए, और जो भी लोग दुनिया में देख रहे थे क्योंकि ऑनलाइन सैटेलाइट्स वगैरह में भी चल रहा होगा ये सब, सो उन सब के लिए वो एक स्पीच लिख के लाते हैं। तो वो बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो वो बोलते हैं कि आज के दिन हम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम कॉन्फर करते हैं, मतलब अपने ग्लोरी को, कॉन्फर मतलब होता है गिव करना, मतलब देना, अपना प्रेजेंट करना ग्लोरी को और होप को टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि जो नई नई लिबर्टी मिली है हमें, क्योंकि अभी तक अपार्थाइड चल रहा था जिसमें वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो फाइनली अब खत्म हो रहा है। तो एक नई लिबर्टी मिल रही है जितने भी ब्लैक स्किन पीपल थे उनको। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। एंड ऊपर हम यहाँ पे देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हर एक कंट्री के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो हमेशा वो फॉलो करेंगे। उन्होंने ऐसा वाव लिया था। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ। तो वो कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने, हमारे जो रेस के लोग हैं, जो ब्लैक पीपल है, उन्होंने इतना ज़्यादा सहा है लाइफ में, इतने सारी टॉर्चर को झेला है बिकॉज ऑफ अपार्थाइड, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। तो उसके बाद लोग इतने स्ट्रांग हो गए, इतने इवॉल्व हो गए हैं कि जो अब जो ह्यूमैनिटी बची है, मतलब जो लोग बचे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग बचे हैं कि वो अब आगे बहुत ही ध्यान से, मतलब लोगों की फीलिंग्स को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे, अपने सारे एक्शंस उस हिसाब से लेंगे। तो इट विल बी समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि बहुत ही अच्छा जनरेशन, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ अब हमें डील करना है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। तो आउटलॉज क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड ईदर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने रिलेशंस छोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका से, मतलब वो उनके साथ डील ही नहीं करते थे इन एनी सेंस, कि इवन इफ इट्स फॉर ट्रेड। तो इस वजह से उनको आउटलॉ कर दिया गया था, कि उनको साइडलाइन कर दिया था कि हमें तुम्हारे से मतलब ही नहीं रखना। सो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो वो बोलते हैं कि अभी तक हमें आउटलॉ कर दिया गया था अपार्थाइड के वजह से, पर आज हमें ये प्रिविलेज मिला है, हमें बहुत ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ करने को मिली है। प्रिविलेज क्या होता है? कि एक सम्मान देना। तो उनको सम्मान मिला है कि बाकी सारे कंट्रीज़ को वो होस्ट कर सके अपने खुद के सॉइल पे, मतलब अपने खुद की कंट्री में। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो इन लाइन्स में नेल्सन मंडेला बेसिकली थैंक कर रहे हैं जो भी इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड पीपल आए, मतलब जाने माने जो लोग आए, इंटरनेशनल जो गेस्ट्स हैं जो बाकी कंट्रीज से आए हैं, सो दैट वो रिस्पेक्ट कर सके और एक पार्ट बन सके इस इनॉग्रेशन का। टेक पोजेशन मतलब कि उनका साथ में उन्होंने हिस्सा लिया, और तो उसमें ये बोलते हैं कि इस कंट्री के लोगों के साथ साथ आपने हमारा साथ दिया। तो बेसिकली सभी का एक कॉमन विक्ट्री हो रहा है, कि सभी के सभी किसी तरह से जीत रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, इंसाफ, पीस के लिए, कि नॉर्मल पीस जो होता है दुनिया में, और ह्यूमन डिग्निटी, की इंसानों की रिस्पेक्ट के लिए।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमांसिपेशन। तो वो बोलते कि हमने फाइनली अपनी पॉलिटिकल इमांसिपेशन को अचीव कर लिया, मतलब रख ले लिया है, फाइनली हासिल कर लिया है। इमांसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कि अब किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि अभी किसी पे पाबंदी नहीं होगी। वी प्लेज ourselves टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वो कहते कि अब हम कंटिन्यू करेंगे कि सभी लोगों को हम फ्री करें। लिबरेट मतलब होता है कि फ्री करें, उनको छुटकारा मिल सके पॉवर्टी से। मतलब सभी लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके, क्योंकि लोगों के पास उतना भी नहीं होता कभी कभी। डेप्रिवेशन क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे उनको नॉर्मल राइट्स वाली चीजें भी नहीं मिल पा रही होती, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कि हर एक इंसान के पास कुछ इनफ राइटफुल बेनिफिट्स होने चाहिए कि ठीक है, तुम्हें खाना टाइम पे मिल सकता है, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम यहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो जो बाकी लोगों को होता है बट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो डेप्रिवेशन होता है कि तुम्हें डिप्राइव कर दिया गया है कुछ सर्टेन अमेनिटीज से। सफरिंग, कि कुछ भी झेलना, टॉर्चर सहना। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, कि किसी भी बेसिस पे कि लोगों के बीच में कोई बॉन्डेज ऐसे नहीं होगा, कि कोई भी किसी को ऐसे जज नहीं करेगा, अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं करेगा, सब इक्वल्स होंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो बोलते कि कभी भी नहीं, नेवर 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 अगेन, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर से इस सुंदर सी दुनिया, मतलब इस लैंड में, उनकी जो कंट्री है वहां पे कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ऑपरेशन डालेगा। ऑपरेशन क्या होता है कि किसी और के ऊपर अपना जोर डालना कि नहीं तुम ये चीज नहीं कर सकते, या तुम ये करो, यही करना पड़ेगा। लाइक कोई भी किसी के ऊपर ऐसे वो नहीं कर सकता, किसी को कमांड नहीं कर सकता जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुछ किसी भी एंगल से, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर या पॉवर्टी या कुछ भी। तो अब सभी के सभी फ्री इंसान होंगे, वहां पे जितने भी सिटीजन्स हैं वो कंप्लीटली लिबरेटेड होंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो बोलते कि कभी भी सूरज ढलेगा नहीं इस ग्लोरियस अचीवमेंट में कि सभी फाइनली फ्री हो गए। और इस फ्रीडम के साथ वो बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन। वो कहते हैं कि फ्रीडम का हमेशा अफ्रीका में राज्य बना रहे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, की भगवान अफ्रीका पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो जैसे हम यूजुअली परेड्स वगैरह में देखते हैं कि हमेशा हेलीकॉप्टर्स, जेट्स वगैरह अपना लाइक अरेंजमेंट के साथ एकदम ऊपर स्काई में अपना शोकेस करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहाँ पे स्पेक्टाकुलर आरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर आरे में एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले हुआ वहाँ पे, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल सा। किस चीज़ का? जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। तो वो उन सब का बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो रही, उस तरह से वहाँ पे शोकेस चल रहा था ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, तो उन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि वो सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मतलब सब कुछ बहुत ही सिंक में चल रहा था। और मिलिट्री फोर्सेस का वो था शोकेस पूरा, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर था। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो वो सिर्फ एक शोकेस नहीं था, इट वॉज इन अ वे किसी तरह से वो जता रहे थे कि लॉयल है, वहाँ की जो मिलिट्री है अफ्रीका की, वो बहुत लॉयल है डेमोक्रेसी को लेके, कि वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं इस नए इनॉग्रेशन के साथ, जिसमें डेमोक्रेसी हम अब यूज़ करेंगे, जिसमें नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनेंगे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो वो इस बार ही बहुत खुश थे कि फाइनली किसी ऐसे आदमी को चुना जा रहा है, और इस वे में कि सभी के सभी वोट दे रहे हैं, तो बहुत ही फेयर है कि नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं हुई, और फ्री है, सबके सब कुछ भी इलेक्ट कर सकते हैं, सभी के पास अपने अपने राइट्स हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty. तो जो पिछले पहले जो रह चुके हैं जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस में हैं, उन सबको रिबन्स वगैरह मिली थी, जो उनको ऑनर करने के लिए उनके चेस्ट पे लगाया जाता है। बेडेक्ट मतलब उनसे उनको उनके ऊपर चिपकाया जाता है, उनको उनसे सवारा जाता है रिबन्स वगैरह से, जिससे पता चलता है कि वो कौन से पोस्ट में हैं, और मेडल्स वगैरह जिससे उनको ऑनर किया जाता है। तो वो सभी ने मिलके, जितने भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस में लोग थे, जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट में थे, और सारी पुलिस फोर्स उनको सल्यूट करती है
और उनको अपनी लॉयल्टी प्लेज करती है कि हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और फिर लाइक दे आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल, वो अपने मतलब अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me. तो वो सोचते हैं कि मैंने इस चीज़ को अवेयर था, मतलब वो अवेयर, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब होता है कि उन्हें पता होता है, वो कॉन्शियस ऑफ होते हैं, अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर कुछ सालों पहले वो खड़े होते हैं उनके सामने तो उनको सल्यूट करने की जगह अरेस्ट कर रहे होते हैं. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. तो साउथ अफ्रीकन फ्लैग भी चेंज हुआ था, उसका पैटर्न चेंज हुआ. शेवरॉन क्या होता है? अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. तो जब जेट्स चलती हैं तो फिर ऐसे वी पैटर्न में सारे सारे कलर्स उनके जेट्स में से निकले. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. तो उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजे थे. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस देम. तो वहाँ पे 2 तरह के नेशनल एंथम्स थे, एक वाइट पीपल के और एक ब्लैक पीपल के. तो दोनों के दोनों जो सॉन्ग्स मतलब जो नेशनल एंथम्स थे उन्होंने गाए. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. तो ये बेसिकली ओल्ड एंथम्स थे ऑफ द रिपब्लिक. Although that day neither group knew the lyrics of the anthems they once despised, they would soon know the words by heart. तो उस दिन सभी ने मिलकर दोनों नेशनल एंथम्स गाए, इवन दो उन दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम्स थे, पर उन्होंने सबने ट्राई किया. एक टाइम हुआ करता था जब दोनों के दोनों एक दूसरे से ये नेशनल एंथम से चिढ़ते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लो ओपिनियन हुआ करता था उनका एक टाइम पर आज उन्होंने गाया है और बहुत जल्द उन्हें वो सब याद भी हो जाएगा बाय हार्ट, मतलब दिल से उनके दिल में मतलब वो बैठ जाएगा सॉन्ग और वो याद भी कर लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो इनॉग्रेशन वाले दिन उनके अंदर दिल में बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ हिस्ट्री थी कि मतलब कितना कुछ वो आगे बढ़ चुके हैं उनके लाइफ में, उन्होंने कितना कुछ देखा है उनकी कंट्री ने. तो वो ओवरवेलम हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका ये इमोशन बहुत स्ट्रांग था, तो वो थोड़े इमोशनल हो गए थे. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. तो फर्स्ट डेकेड में ऑफ द 20th century और कुछ साल बाद जब एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, उस टाइम पे उनके बर्थ से कुछ टाइम पहले हुआ था वो. तो तब ये हुआ था कि द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो तब ये हुआ था कि इस वॉर के बाद जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपनी डिफरेंसेस तो पैचअप कर ली कि ठीक है, उन्होंने बोला कि अब बाकी बातें पीछे छोड़ देते हैं. पैचअप करना मतलब कि बातें अब गुड टर्म्स पे आ गए, उन्होंने एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दिया. तो उन्होंने एक अलायंस बना लिया, बेसिकली एक दूसरे के साथ वो एकजुट हो गए और उन्होंने इरेक्ट किया एक सिस्टम बनाया. इरेक्ट करना मतलब खड़ा करना. रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, कि डार्क स्किन पीपल को लेके वो उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे, मतलब अपने आप का जो विल है वो उनके ऊपर इम्पोज करेंगे, उनके ऊपर डाल देंगे कि तुम्हें करना ही पड़ेगा ऑफ देयर ओन लैंड. तो वो अपने लैंड पे उनसे काम करवाएंगे और उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर डोमिनेशन करेंगे. बेसिकली दैट वाज देयर गोल. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. तो उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन था, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहा था कम्प्लीटली, कि तुम बेसिक लोगों की इमोशंस को हर्ट करना चाहते हो, लोगों को किसी का भी कोई ह्यूमैनिटरी फीलिंग्स नहीं है कि सामने वाला कितना भी हर्ट हो रहा हो, कितने भी टॉर्चर कर रहे हो उसको, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा. एज ए ह्यूमन बींग दे डू नॉट मॉरली फील एनीथिंग फॉर देम. सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. तो मतलब आज तक की सोसाइटी में कभी इतना इनह्यूमेन और हार्श कुछ हुआ ही नहीं है. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, दैट सिस्टम हैज़ बिन. और वो बोलते कि अब फाइनली अब ये आखिरी 20th century के डेकेड में और उनका खुद का एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, उनका 8th decade में जाके ये जो सिस्टम है वो ओवरटर्न हुआ है फॉर एवर, मतलब कि पलट दिया गया है हमेशा के लिए. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट recognized the rights and freedom of all people regardless of the skin of the color of their skin. और फाइनली ऐसा हुआ है कि रिप्लेस हुआ है कि अब हम हर एक इंसान के राइट्स और फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हर एक इंसान के पास अपनी एक राइट्स होंगी और वो उसके पास पूरा हक है उनको यूज़ करने का, रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर, कि मतलब उनका जो स्किन कलर चाहे वो ब्लैक स्किन हो, वाइट स्किन हो, सबके पास अपने राइट्स होंगे. तो
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो बोलते कि जो फाइनली ये दिन आया है कि जब हम सब के सब एक साथ अपने अपने राइट्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये दिन बहुत ही अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बाद आया है. अनइमेजिनेबल मतलब ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़े जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. सैक्रिफाइसेस क्या होता है? त्याग करना किसी चीज़ का. और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल मतलब जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को, उन्हीं में से मतलब 1000 लोग, बहुत सारे लोग थे ऐसे ब्लैक पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी. पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड. कि ऐसे इतने सारे लोगों की सफरिंग्स मतलब इतना उन्होंने कुछ झेला है, टॉर्चर झेला है, और उनके करेज मतलब इतने साहस था उनके अंदर कि उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और ना तो हम उनको वापस रीपे कर सकते कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है और उनको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा उसका. आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days. वो बोलते कि मेरे को उस दिन वो फीलिंग आई जो मुझे हमेशा आती रहती थी, that I was simply the sum of all those American patriots who had gone before me. वो बोलते हैं कि मैं उन सब का, जो अभी तक अफ्रीकन पेट्रियट्स थे जो अपनी कंट्री के टुवर्ड्स बहुत लॉयल थे, उन्होंने अपनी जान अपने कंट्री के लिए दे दी और हमेशा लगा दिया, पूरा अच्छे से सर्व किया कंट्री को, तो उनसे उनका वो सम है बेसिकली. मतलब उनके जो स्ट्रगल्स वगैरह से उन्होंने इतना कुछ सीखा है कि वो कहते कि मैं उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ. मतलब उन्हीं के सीख के उन्हीं से सीख के मैं आज जो भी इंसान बना हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. तो बोलते कि वो जो नोबल लाइन थी उन अफ्रीकन पेट्रियट्स की वो अब ख़त्म हो गई है और अब फिर से शुरू हो रही है मेरे साथ. आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम. तो उनको दिल में दर्द होता है ये सोच के कि अब वो उनको थैंक नहीं कर सकते फॉर ऑल देयर सर्विसेज एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. और बोलते कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके जितने सैक्रिफाइसेस हैं उनका फाइनली हुआ क्या, उनसे अचीव क्या हुआ, हमें अचीवमेंट क्या मिला. रॉट का मतलब होता है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड है ये बहुत ज़्यादा, कि अब फाइनली उसका नतीजा क्या मिलता है. मतलब अचीवमेंट क्या हुआ, हमें फाइनली फ्रीडम मिली, सभी के सब लिबरेट हो गए. तो जो जो अफ्रीकन पेट्रियट्स थे उनको ये देखने को मिला ही नहीं, तो इसलिए उनको दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये सोच के कि वो ना तो थैंक कर पाए और ना तो वो देख पाए कि उनके सैक्रिफाइसेस ने इतना बड़ा काम कर दिया. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. तो जो ये अपार्थीड था, मतलब जो ये प्रैक्टिस था कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा हर जगह, काफ़ी अमेनिटीज़ वगैरह को लेके भी, इन एवरी सेंस. तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप और लास्टिंग वूंड बाकी लोगों पे, जो भी ब्लैक पीपल थे उस कंट्री में, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा. डीप मतलब बहुत ही गहरा, और लास्टिंग की बहुत लॉन्ग टर्म वूंड्स थे कि वो बहुत टाइम तक टॉर्चर्ड रहे, उनको हमेशा ये ज़ख्म उनके साथ रहा. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. तो वो बोलते कि हम सभी के सभी जो भी ब्लैक पीपल थे वो काफ़ी साल बिताएंगे, चाहे जनरेशन्स ना हो कि मतलब उनके खुद के बच्चों के साथ होना हो, बट ऐसा हो सकता है कि वो खुद काफ़ी साल ले रिकवर होने के लिए, कि वापस से हील होने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, कि जो इतना प्रोफाउंड हर्ट, जो बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग हर्ट उनको मिला है अभी तक, वो जो जिन सब चीज़ों से, टॉर्चर से गुजरे हैं. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. तो जो इतने सालों से ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी हो रही थी लोगों के ऊपर साउथ अफ्रीका में, उसका एक अलग इफेक्ट भी आया जो कि अनइंटेंडेड था. मतलब जिसके लिए कब कोई किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था, जिसके लिए किसी ने सोच समझ के कोई प्लानिंग नहीं करी थी, बस हो गया. ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी क्या होता है? ऑपरेशन वही जैसे लोगों के ऊपर ढोस डालना, उनसे अपने काम कराना, डोमिनेट करना उन्हें. और ब्रुटैलिटी होता है कि बहुत ही क्रूल वे में किसी के ऊपर अत्याचार करना, कि तुम बिल्कुल भी उस पर मर्सी नहीं दिखा रहे, बिल्कुल भी उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें निर्दय हो गए हो. And that was that it produced the Oliver Tambis, the Walter Sisselus and Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा जाने माने रिस्पेक्टेड नाम हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इस टाइम पे, इस डिफ़िकल्ट टाइम पे जहाँ पे ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी हो रही थी. Men of such extraordinary courage, वो ऐसे लोग थे जिनमें बहुत ज़्यादा करेज था, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा साहस था, विजडम एंड जेनरोसिटी. विजडम मतलब वाइज होना किसी का, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो सही डिसीजंस लेता हो. और जेनरोसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जो दूसरों को बहुत ज़्यादा अपना सामान शेयर करता हो, किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आराम से दे देगा. वेरी जेनरस इन गिविंग मतलब बहुत ही दिल खोल के अपनी चीज़ें शेयर करने वाला इंसान. That there
लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और वो इस तरह के लोग थे जिनको कभी हम ऐसा लगता है जैसे आज के बाद कभी ऐसा कोई देखने को मिलेगा ही नहीं, वो इतने अच्छे लोग थे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। तो वो बोलते हैं, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि शायद इतनी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है इस तरह का कैरेक्टर बनाने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। वो कहते हैं कि उनकी जो कंट्री है उसमें जो मिनरल्स बहुत है, जेम्स बहुत है, जो उनकी सॉइल में नीचे मिले हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर वो बोलते हैं कि पर मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ के मेन वेल्थ जो अपनी कंट्री का लगता है सबसे बड़ा वेल्थ, मतलब सबसे बड़ा एसेट जो उनके लिए काम आएगा, वो है पीपल, कि वहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो बोलते हैं कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, सच्चे और फाइन मतलब बहुत ही तमीज़ वाले, बहुत ही एटिकेट्स वाले, अच्छे मॉरल्स रखने वाले लोग हैं, जैसे डायमंड्स, जैसे बिल्कुल प्योर डायमंड्स हो वो। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। वो कहते हैं इन लोगों की वजह से ही मेरे को समझ आया है करेज का मीनिंग, कि असली साहस होना क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। वो बोलते हैं कि मैंने काफ़ी इंसानों को देखा है, men और women both, कि उन्होंने एक आइडिया के लिए अपनी जान त्याग दी। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies द इमेजिनेशन। तो वो बोलते कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर सह रहे हैं बिना किसी उल्टा अटैक करे। शोइंग स्ट्रेंथ मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखा रहे हैं। रेजिलियंस क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। कि किसी भी दिक्कत को तुम ऐसे मुंह तोड़ जवाब दो और उसको टूटने ना दो अपने आप को उसकी वजह से, तो उसको कहते हैं रेजिलियंस, की करेज दिखाना और साथ के साथ बने रहना, डट के उसका सामना करना। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ों को झेला है कि उससे उनका कैरेक्टर शो करता है कि उनमें कितना स्ट्रेंथ और रेजिलियंस है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो वो बोलती कि मुझे तब समझ आया कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर डर ही नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बट तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि तुम एक्चुअली उससे लड़ो। ट्रायम्फ ओवर इट मतलब किसी चीज़ को ओवरकम करना, उसको ख़त्म करना और आगे बढ़ना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो बोलते कि ब्रेव मैन मतलब साहसी आदमी वो नहीं है जो जिसको डर ही नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। पर वो जो अपने डर को सामने रखे और उसको बोले कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। वो बोलते कि ऐसे दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो बॉर्न होते ही बोलता है कि हाँ मुझे इस इंसान से नफरत है क्योंकि उसका स्किन कलर मेरे जैसा नहीं है। और हिज बैकग्राउंड, या तो उनका कुछ भी बैकग्राउंड बेस्ड ऑन रिलीजन ऑल्सो, और हिज रिलीजन। तो मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे सामने से किसी को भी बोल दे कि दिस इज द रीजन वाई आई हेट यू बेस्ड ऑन हिज बैकग्राउंड, स्किन और रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो बोलते हैं कि लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि लोगों से नफरत करो, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और वो कहते हैं कि अगर तुम किसी को नफरत करना सिखा सकते हो तो उससे प्यार करना भी सिखा सकते हो। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। वो कहते हैं कि नफरत करने से बेटर है कि ज़्यादा नेचुरली ह्यूमन हार्ट को प्यार करना इज मोर नेचुरल फॉर द ह्यूमन हार्ट, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन। वो कहते हैं कि उनका जो ग्रिमेस्ट टाइम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अनइनवाइटिंग और सैड सा जो टाइम होता है प्रिजन के अंदर, माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो उस वक्त उनके कॉमरेड्स जो उनके साथी थे उन पर इतने ज़्यादा अत्याचार हुए कि वो पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब इस लेवल का हाल हो गया था उनका कि वो आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए थे कि इससे ज़्यादा वो पेन सह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। तो जो गार्ड्स उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो उनके अंदर थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखते, कि थोड़ी सी ह्यूमैनिटी का थोड़ा सा निशानी देखते हैं कि थोड़ी सी उनमें बची है, कि उनको मारते वक्त उनको देखकर उनके दिल में भी दर्द हो रहा है कि उनको ये क्यों कर रहे हैं। वो उनको समझ आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए वो देख पा रहे थे कि जो गार्ड्स है उनमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रूथलेस है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, मतलब उनमें दिल है, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी। उन्होंने बोला कि बट ये जो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी था उनको रियश्योर करने के लिए काफ़ी था, मतलब उन्हें समझ आ गया था। रियश्योर का मतलब क्या होता है कि उनको पक्का समझ आ गया, वो श्योर हो गए अपनी बात पे कि इंसान केपेबल है टू लव इंस्टेड ऑफ जस्ट हेटिंग।
कीप मी गोइंग। और फिर वो साथ के साथ समझ गए कि हाँ वो अभी भी अपने बात पे अड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन आएगा जब सबके सब हेट करना छोड़ देंगे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर एक फ्लेम की तरह होता है गुडनेस, अच्छाई, जो कभी भी बुझ नहीं सकती। तुम उसे छुपा सकते हो पर उसे बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। वो कहती है कि दुनिया में इंसान के पास दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी चीज की तरफ। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, कि अपने जो फैमिली है उसका ध्यान रखना, ये तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, उनकी धर्मपत्नी की तरफ और उनके बच्चों की तरफ। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और साथ के साथ उनका एक ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए, कि अपने देश को भी वक्त दो, अपनी कम्युनिटी को भी वक्त दो और अपने साथ साथ आजू बाजू रहने वाले लोगों को भी वक्त दो। तो ये भी उनका एक ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मतलब कि करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मॉरली तुमसे एक्सपेक्टेड है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। ऑथर कहते हैं कि अगर एक सोसाइटी में तुम रहते हो जो सिविल है, मतलब जो लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, दूसरों का बुरा नहीं चाहते, और ह्यूमन मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरों के लिए थोड़ा बहुत फील करते हैं कि अगर कोई नीड में है तो उनकी हेल्प कर दे, तो अगर इस तरह की सोसाइटी है तो ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो इस हिसाब से तो हर एक आदमी के पास वो एबिलिटी है कि तुम अपने ऑब्लिगेशंस अपने फैमिली की तरफ भी पूरी कर लो और सोसाइटी की तरफ भी पूरी कर लो, अपने अपने एबिलिटीज के हिसाब से और इंक्लिनेशंस के हिसाब से। कि तुम्हें इंक्लिनेशन क्या होता है कि किसी चीज के टुवर्ड्स ज्यादा प्रेफरेंस होना। तो जैसे अगर उसका फैमिली के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लिनेशन है या फिर कंट्री के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लिनेशन है, अकॉर्डिंगली वो अपने बेसिक जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरी कर पाएगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो कहती है कि पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बेसिकली इम्पॉसिबल था, मतलब कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनके बर्थ और कलर वाले लोगों के लिए ये सब अमेनिटीज या उनके पास बेसिक राइट्स ही नहीं थी कि वो ये सब ऑब्लिगेशंस पूरी कर सके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अगर कोई कलर वाला आदमी, मतलब कोई ब्लैक पर्सन, अगर नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की तरह अटेम्प्ट भी करेगा लाइफ जीने के लिए एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो उसको पनिश किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट मतलब जो उसके बाकी लोग होते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स होते थे, उनको छुड़वा के कहीं और ही सेपरेट जगह पे छोड़ दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। अगर साउथ अफ्रीका में कोई आदमी होता था जो अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो, अपने ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा हो, उसको इनएविटेबली का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबली, मतलब वो डेफिनेटली होगा, उसको रिप कर दिया जाता था उसके फैमिली से अपार्ट, मतलब अपने फैमिली को छुड़वा के और अपने घर को छुड़वा के, एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अलग ही कहीं सॉलिटरी जगह पे भेज दिया जाता था जहाँ पे वो अकेले रहने को मजबूर हो जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। तो एक ऐसी लाइफ रह जाती थी जहाँ पे बस एक तुम सीक्रेट बन के रह गए हो, जहाँ पे तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, और रिबेलियन जहाँ पे बस तुम किसी तरह से कोशिश कर सकते हो कि तुम वहां से भागने की कोशिश करो। रिबेलियन मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना और उसके अगेंस्ट लड़ना। तो बस उसकी पूरी एग्जिस्टेंस, मतलब जो उसका मूल्य होता है वो बस उसी तक रह जाता है कि वो बस भागने की कोशिश कर रहा है। और सीक्रेसी मतलब ऐसे अपने आप में ही जी रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरुआत में कभी अपनी फैमिली के ऊपर बाकी लोगों को रखने का नहीं सोचा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। तो उन्होंने अटेम्प्ट जब करा कि ठीक है मैं लोगों को सर्व करूंगा, अपने पीपल को सर्व करूंगा, तो उसने देखा कि वो किसी तरह से प्रिवेंट हो रहे हैं, मतलब वो अपने ऑब्लिगेशंस एज अ सन, जैसे उनको अपनी माँ की तरफ कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, उनके भाई बहनों की तरफ कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, एज अ हस्बैंड कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि अब उनकी प्रायोरिटी बन गई है उनके लोग, उनके कंट्री के लोग। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि मेरे को कभी ऐसा हंगर नहीं था अंदर से, मुझे फ्रीडम की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री। वो कहते हैं कि मैं तो जब पैदा हुआ था तो मैं फ्री ही पैदा हुआ था, मुझ पे किसी ने अत्याचार नहीं करे उतने। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कहते हैं कि मैं हर तरह से फ्री था, जिस भी तरह से कोई इमेजिन कर सकता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट,
फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। वो कहते कि मैं फ्री था, मैं मदर के हट, उनकी जो मम्मा का हट था घर के पास, एक छोटा सा हट होगा उनका। हट क्या होता है? एक झोपड़ी। तो उसके वहाँ पे वो जब मन करे भाग सकते थे, जब मन करे स्विम कर सकते थे, क्लियर स्ट्रीम में, नहर में जाके कभी भी तैर सकते थे उनके विलेज के पास जो था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जैसे रोस्ट करा, वहाँ पे खाना वाना खाया, मीलीज मतलब छोटे छोटे मील्स खाए स्टार्स के अंदर बैठ के, और उन्होंने बुल्स के ऊपर बैठ के काफी राइड्स भी ले ली। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। वो कहते जब तक मैंने अपने फादर के रूल्स ओबे करे, उन्होंने जो भी मुझे बोला मैंने उसको अच्छे से अपने सराखों पे रखा, और जो कस्टम्स को अबाइड किया मतलब रूल्स को फॉलो किया, जो कस्टम्स होते हैं उनके ट्राइब के, मतलब कुछ रिलीजियस चीज़ें होती हैं जो उनके ट्राइब्स बोलते हैं कि हम इस तरह से रहेंगे, ये हमारी रहन सहन का तरीका है। तो उन सबको उन्होंने अच्छे से फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। तो वो कहते कि मेरे को कभी लॉज ऑफ मैन से कभी कभी दिक्कत नहीं हुई, और ना तो भगवान की कोई मेरे को कभी किसी ने डराया कि भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसे करेगा या समथिंग। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। वो कहते कि अभी तक उनके पास जो फ्रीडम थी बॉयहुड के टाइम पर, वो सब कुछ एक इल्यूजन थी। इल्यूजन क्या होता है? समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट। कि कुछ ऐसा जो उन्हें लगता है कि उनके पास है, कि मतलब जो फ्रीडम है उनके पास थी बट सचमुच में थी नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तो जब बड़े हो गए, वो एक आदमी बन गए, यंग आदमी बन गए, तो फिर तब उन्हें पता चला कि उनके पास कभी फ्रीडम थी ही नहीं, उनसे पहले ही छीन ली गई थी। That I began to hunger for it. फिर तब उन्हें समझ आया कि उनको अब फ्रीडम के लिए भूख है अंदर से। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. तो जब वो एक स्टूडेंट थे तब उनको फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ अपने आप के लिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night, तो कुछ ऐसे ट्रांजिटरी फ्रीडम्स की वो बाहर रह सकते हैं रात को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? नॉट परमानेंट, कि टेम्पररीली उनको कभी कभी छूट दे दी जाएगी कि ठीक है तुम बाहर रह लो। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, कि जब वो स्टूडेंट थे तो उनको बस क्या चाहिए था कि वो जो मन करेगा वो पढ़ सकते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो बाद में जब वो बड़े हुए तो वो जोहान्सबर्ग गए, वहां पे आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो अब वो इस स्टेज में है कि उनको अपने अंदर पोटेंशियल दिखता है, मतलब कुछ करने की उनके अंदर आग है, कि मतलब उनको कुछ चीजें अचीव करनी है। तो वो करेंगे कैसे? क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है। तो वो चाहते थे कि वो अपना बेस्ट दे, अपने आप को एक आदमी बनाए जो अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सके, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तो वो चाहते थे कि वो अपने फैमिली के लिए अर्न कर पाए, अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाए, एक लड़की से शादी कर पाए। द फ्रीडम टू बी नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि इस तरह की फ्रीडम की उनको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा एक लॉफुल लाइफ में। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बीच में रोकेगा या उनको इंट्रूड करना उनकी लाइफ में कि तुम ये नहीं कर सकते और समथिंग लाइक दैट। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तो उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो बंदिश में थे, मतलब फ्री नहीं थे, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, पर उनके साथ साथ उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स जो थे वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं एक लौता नहीं था जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही थी, जिसकी फ्रीडम कम हो रही थी, रिड्यूस्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड। सो उनकी अकेले की फ्रीडम नहीं कम हो रही थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो उन्होंने तब रियलाइज किया कि जो भी उनकी तरह दिखते थे उन सब की ही सिर्फ फ्रीडम कम हो रही थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उस वक्त उन्होंने फाइनली जाके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो उनकी जो शुरुआत में अपने अकेले के लिए फ्रीडम के लिए हंगर था, वो अब बन गया है पूरी दुनिया और अपने पूरे पीपल के लिए फ्रीडम की हंगर। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो उनकी लाइफ में जब ये पॉइंट आया कि उनको अपने सारे लोगों के लिए एक ऐसा डिग्निटी वाला लाइफ चाहिए कि जहाँ पे सबके सबको रिस्पेक्ट मिले और उनके पास उतनी फ्रीडम हो कि वो कुछ भी कर सके और सब में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि उनको कभी भी अपना सर ना झुकाना पड़े, उससे उनका अपना खुद का लाइफ थोड़ा सा शेप हुआ। एनिमेटेड माई लाइफ मतलब उनकी लाइफ को किसी तरह इन सब चीज़ों ने शेप किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो ये सब चीजें देखते देखते एक सहमा डरा हुआ सा बच्चा, फ्राइटेंड मतलब डरा और सहमा होना, एक छोटा सा बच्चा वो बड़ा हो गया, बहुत बोल्ड हो गया, मतलब करेजियस हो गया और बाकी लोगों के लिए स्टैंड करने लगा।
that drove a law-abiding attorney to become a criminal. तो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी था वो पहले, जब उन्होंने जब कॉलेज ईयर्स वगैरह में जब खत्म हुआ होगा उनका कॉलेज, तो वो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी थे, एक ऐसे आदमी थे जो हर लॉ को फॉलो करेंगे, बट फिर वो क्रिमिनल बन गए क्योंकि वो उस चीज के अगेंस्ट खड़े हुए. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. तो एक फैमिली लविंग हस्बैंड हुआ करते थे वो, बट अब फिर वो इस पॉइंट पे आ गए कि उनके पास अपना एक घर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को पहले रखा इंस्टेड ऑफ अपनी फैमिली. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. और वो एक ऐसे आदमी थे फ्री स्पिरिटेड से, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद था अपनी लाइफ जीना, बट अब वो एक मंक की तरह रहते थे, मतलब कि वो बस मिनिमल चीज़ें करते थे अपने लिए, वो बस बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जीने लगे थे. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. वो कहते कि अब मैं ज़्यादा उनसे वर्चुअस नहीं हूँ. वर्चुअस का मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला वाइज इंसान, या फिर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कि अपने आप को त्याग देना किसी और आदमी के लिए. वो कहते कि मैं उनकी तरह ही हूँ, बिल्कुल हर दूसरे इंसान की तरह, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम दैट आई वाज अलाउड. पर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनको जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम है, उनके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम है, वो भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे. और ऐसा इसलिए था क्योंकि व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खुद के जो लोग हैं वो खुद भी फ्री नहीं है, तो उनके पास थोड़ी बहुत जो लिमिटेड फ्रीडम थी वो भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. जो फ्रीडम है उसको बांटा नहीं जा सकता. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. तो वो सोचते हैं कि जो ये फ्रीडम है उसको इनडिविजिबल मतलब होता है बांटा नहीं जा सकता. तो अगर इन सब लोगों में से किसी एक के पास भी चेन्स हैं, उनके ऊपर ऐसे हथकड़ियाँ लगी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी उनके हर एक तरह के जो भी उनके अपने लोग होते थे उन सभी ने चेन्स पहने. उनको ऐसा लगता था द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और तो उनके जो अपने लोगों की अगर उनके ऊपर चेन्स है तो उनको ऐसा लगता था कि उनके खुद के ऊपर बेड़ियां हैं. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो बोलते कि जो ऑप्रेसर है, जो ऐसे लोगों के ऊपर ढोस डाल रहा है, उसको भी लिबरेट करना पड़ेगा जितना एक ऑप्रेस्ड को लिबरेट करने की ज़रूरत है. मतलब लोग सह तो रहे हैं, पर साथ के साथ जो लोगों पे जुल्म कर रहा है उसको भी लिबरेट करना है, उसकी भी थिंकिंग ठीक करनी है, क्योंकि वो गलत तरीके अपना रहा है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर किसी और आदमी के ऊपर अत्याचार करने के लिए उसमें क्षमता होती है, तो वो बेसिकली आदमी खुद हेट्रेड का प्रिजनर है. कि मतलब वो हेट्रेड मतलब नफरत से इतना भरा हुआ है कि उस इंसान के अंदर इतनी नफरत भरी हुई कि वो दूसरों के ऊपर डालना चाहता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस के पीछे उसकी बेड़ियों में बंधा हुआ है. प्रेजुडिस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. कि तुम किसी भी आदमी को ऐसे सामने देखो और बोलो कि ठीक है मुझे ये नहीं पसंद, जबकि तुम्हारे पास कोई असली रीजन होता भी नहीं है. नैरो माइंडेडनेस होता है कि तुम बस एक चीज ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं होना, मतलब कुछ भी चीज को देख के बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाना, एक बारी में देख के डिसाइड कर देना कि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. तो वो कहते हैं कि अगर एक आदमी किसी और की फ्रीडम छीन रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बंदा खुद भी फ्री नहीं है. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो नेल्सन मंडेला खुद फ्री नहीं थे जब उनसे फ्रीडम छीनी जा रही थी. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो जो इंसान जुल्म कर रहा है और जो इंसान जुल्म सह रहा है, दोनों एक जैसे हैं. दोनों के पास एक चीज की कमी है, दोनों से एक ही चीज चुराई जा रही है, वो है ह्यूमैनिटी. कि जो मॉरल फीलिंग्स होती है इंसानों के अंदर कि एक इंसान को हर्ट ना करा जाए, बस अपनी लाइफ जी जाए, दूसरों को हेल्प किया जाए, उनमें ये वाली फीलिंग खत्म हो रही है. तो वो ह्यूमन ही नहीं बचे, वो जानवरों की तरह एक्ट करने लगते हैं. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी हैव लर्न कि नेल्सन मंडेला फाइनली प्रेसिडेंट बन गए. उन्होंने अपार्थीड को अबॉलिश किया और उनके हमने व्यू पॉइंट्स जाने इस पूरे चैप्टर में कि उनका कैसे एक जर्नी रहा है जहाँ पे वो एक यंग आदमी थे जिनको सिर्फ अपनी फ्रीडम से मतलब थी, पर उन्होंने देखा कि उनके भाई बहन जो उनके बाकी लोग थे उनके ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर. सो दिस इज हाउ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिबेल किया, इस चीज़ को लेके, और फाइनली वो एक कंट्री ऐसी बना पाए जहाँ पे वो एक प्रेसिडेंट बन रहे हैं, जहाँ पे अब फाइनली लोग एक साथ रहेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर. थैंक यू.